एक और जहां देश के नेता वोट बैंक के चक्कर में विवादित बयान दे रहे हैं, वहीं देश में ऐसे जाबाज भी मौजूद हैं जो कश्मीर के लिए गोली खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए सीआरपीएफ के जाबाज कमांडेंट चेतन कुमार चीता आतंकियों की 9 गोलियां खाने के बावजूद जिंदगी की जंग जीत चुके हैं। मौत को मात देकर लौटे चीता, 9 गोलियां भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। देख लो पाकिस्तान, ये है हिंदुस्तानी जवान। कि जो खासकर यूनिफॉर्म सर्विसेज के जो जॉब होते हैं, ये एक नौकरी नहीं होती, ये अपने आप में एक लाइफ होती है। पहली गोली लगी तब कुछ ऐसा था कि हाँ मुझे गोली लग गई है। हम दोनों का यही था कि हम शादी करेंगे, घर वालों की मर्जी से करेंगे। आज जब 1 साल आप उस ट्रेनिंग के अंदर रहोगे तो हमारा काम ये है कि उस सबको जो मिटा देना है। वाओ। और आप लोगों की कहानी हम एज अ फ्रेश लिखेंगे। दैट इज ट्रू ऑल्सो कि जब एक बंदा एकेडमी से पास आउट होता है और वो मार्केट के अंदर एक सिविल कपड़े पहन के भी चलता है तो आप उसको मेकआउट कर लेते हो, ही इज अ फौजी। मैं आई वाज इन द कोमा फॉर 40 डेज। बट आई सी एक घर के अंदर से एक मिलिटेंट कूदा भागने की कोशिश करने के लिए, मेरा उसका आमना सामना हो गया। मेरे उसके बीच में 20-25 फीट का गैप था। कुछ लोग ऐसे थे उसके अंदर, उन लोगों में जज्बा बहुत ज़्यादा था। उसको दिखता था, उनके एक्शंस के अंदर वो चीज़ दिखाई देती थी कि दे आर बॉर्न फौजी। लेकिन फौजी का रिएक्शन होता है यूनिफॉर्म का कि वो उस तरफ भागता है जहाँ खतरा होता है। वाओ। वो गोली अभी भी अंदर है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि ऑपरेशन है, मैं इसी के लिए नौकरी में आया हूँ, तो आज कुछ एक्शन देखने का मिलेगा। तो पहली बात तो मेरे को डिसअपॉइंट हुआ ना यार, कोई गोली वोली नहीं चली, कुछ भी नहीं चला। मूवीज में आपने ये देखते हो ना, एक्शन होना है, ऑपरेशन करना है, धाएं होगी, ये सब कुछ होगा। नो नथिंग ऐसा। वो जिस तरीके से मैं पूछताछ करता हूँ, आज मैं बैक में पलट के सोचता हूँ, तो मैंने कहा कि कितना बच्चा था मैं, और इसके पीछे हम भागे तो उसने पलट के हमारे को फायर किया। तो फिर नॉर्मली मैं ये चीज़ें जब भी मैं ऑपरेशंस पे जाता हूँ तो मैं अपने घर पे बताता नहीं था, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। ऑब्वियसली उन पे गोली चली थी जब फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था, जब फौजी इंजर्ड हुए थे। उस टाइम पे इमीडिएटली श्रीनगर हेडक्वार्टर में खबर भेज दी गई थी कि यहाँ कैजुअलिटीज हुई है, हमें टोटल मेडिकल इवैक्यूएशन चाहिए। हो सकता है कि वहाँ पे आप जुकाम के लिए जाओगे तो आपका जुकाम ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप वो गोली लगेगी ना, दे विल हैव अ बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। वाओ। आफ्टर 40 डेज आपकी आँख खुली, क्या फील कर रहे थे आप उस टाइम? और मेरे बेड के बगल में आगे खड़ी हो गई वो मेरी डॉटर, और वो मेरे को पहचान नहीं पाई। और वाइफ से पूछती है कि मम्मा पापा कहाँ हैं? वेलकम एवरीवन ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। आज के जो गेस्ट हैं बहुत स्पेशल हैं। मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि जीवन में छोटी मोटी जो परेशानियां आती हैं वो इन परेशानियों के सामने क्या हैं, तो वहां अपने आप को बड़ा छोटा फील कर रहा था। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ कमांडेंट चेतन चीता। सब लोग जानते हैं उनके बारे में कि 9 बुलेट्स उनको लगी थी और उसके बाद भी वो आजीवित हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं और बहुत अलाइव हैं इतना कुछ होने के बाद भी। तो उनसे जब बात कर रहा था, टाइम बहुत कम था हम लोगों के पास, इसलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाए। लेकिन अगर पूरे दिन भी हम बात करते ना तो भी कम पड़ता। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, बैठ के इसको ध्यान से देखिए कि एक सिपाही जो बॉर्डर पे रहता है उसकी कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है और कैसा लगता है जब सामने से गोलियां लग रही हैं। पहली गोली जब लगती है तो कैसा लगता है, जब दिख रहा है कि हम मरने वाले हैं फिर भी उसी प्रोसेस में लगे रहना, कैसे कर पाते हैं ये सारी चीज़ें। तो बहुत कुछ है जानने के लिए। देखिए इसको, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जुड़े रहिए ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। आज के जो गेस्ट हैं हमारे साथ, मुझे लगता है इतनी बड़ी इंस्पिरेशन मिलना बहुत मुश्किल है आजकल के समय में। हम लोग जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अगर एक बाउंसर लग जाए या कुछ हो जाए तो हम बैठे रहते हैं कई दिन कि बॉल हमारे सर में लग गई या कहीं भी लग गई।
कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसको 9 गोलियां लगी हों शरीर में और उसके बाद भी एक शेर की तरह दहाड़ना। मतलब ये आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा कि किसी ने पूछा कि हाउ यू फीलिंग एंड ही वाज सेइंग आई एम रॉकिंग, यू नो, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो कितना जिगर चाहिए, कितना करेज चाहिए ऐसी सिचुएशन से डील करने में और उसके ऊपर से मोटिवेट रहने में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चेतन सर। एक तरह से आप बहुत इंस्पिरेशनल हैं, लेकिन मेरे भाई साहब भी हैं, बड़े भाई साहब हैं एक रिश्ते से। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे और जो ये हादसा हुआ इस पे बात करने वाले हैं, और आपकी लाइफ से क्या इंस्पिरेशनल चीज़ें निकल सकती हैं उन पे बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि आप इस CRPF में आए कैसे। मुझे पता है इसके पीछे एक बहुत लव स्टोरी छुपी हुई है, तो इसको आप मुझे थोड़ा सा एक बार फिर से बताओ। निवेद, मेरा ये मानना है कि जो खासकर यूनिफॉर्म सर्विसेज के जो जॉब होते हैं, ये एक नौकरी नहीं होती, ये अपने आप में एक लाइफ होती है, एक जिसको आप जीते हो। यदि किसी को बोला है, पहले भी कई फोर्सेस के ऑफिसर्स ने भी बोला है कि यदि आपको पैसा कमाना है तो ये फोर्सेस, ये नौकरियां आपके लिए नहीं है, ये दिस इज कि जिसके अंदर आप अपना 100% कमिटमेंट देते हो। उसी प्रकार से कि जब मैं बड़ा हुआ, मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जब मैं बड़ा हुआ तो ये चीज़ मेरे अंदर शुरू से थी कि मैं फोर्सेस के लिए मेरा इंक्लिनेशन था। आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए मेरा इंक्लिनेशन था और मैं इनको ज्वाइन करना चाहता था। मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, तो वो भी था कि मैं उनके लिए भी ट्राई करूं। मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि मेरे फादर क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर थे, तो मेरे जिंदगी के अंदर मैंने एक फॉर्म नहीं भरा जो क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर का हो। मैं हमेशा सारे के सारे मैंने फॉर्म्स इसके ही भरे थे। वाओ। जब मैं कॉलेज में था तो मेरी जिंदगी के अंदर एक लड़की आई जो आज मेरी वाइफ है, एंड शी वाज अ डॉटर ऑफ आर्मी ऑफिसर एंड प्राउड ऑफ हिम आर्मी ऑफिसर। तो उसका भी मेरे पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था उसके अंदर, बिकॉज हमारे बीच में कास्ट डिफरेंसेस थे, सब कुछ था। तो वो चाहती थी कि यदि मेरे को उनके साथ में ज़िंदगी यापन करनी है तो आई शुड बी इन यूनिफॉर्म। And you guys are together from grade? Actually, we were friends since class 10. Okay. लेकिन जो हमारा जो एक तो दोस्ती होती है और दोस्ती से ज़्यादा कुछ होता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 12th के बाद में वो थोड़ी दोस्ती से ज़्यादा हो गई थी। Okay. तो उसके बाद में मैंने अपने आप को, अपना सिंगल मोटो यही था कि मैं फोर्सेस ज्वाइन करूँगा। एंड इन द मीन टाइम मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। जब मैं फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में था तो आई अप्लाइड फॉर आर्मी ऑल्सो, आई अप्लाइड फॉर, इसका एग्जामिनेशन भी मैंने दिया एंड बाय गॉड ग्रेस आई क्लियर्ड द एग्जामिनेशन ऑफ CPOs एंड कंप्लीट होने के बाद में आई जॉइन दिस सर्विसेज। सो इस चीज़ के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि यस, मेरे लिए मेरा इंस्पिरेशन सोर्स एक तो मैं खुद भी था और मेरी वाइफ भी थी। ये डील हुआ कैसे? फॉर एग्जाम्पल, शी केम इन योर लाइफ एंड द कंडीशन वाज, और भी कोई कंडीशन थी? ये कंडीशन यही थी, मेरी वाइफ की कंडीशन ये थी, वी वर मैडली इन लव। ओके। बट वी वर हम इस हिंदुस्तानी समाज से निकले हैं, तो हमारी चीज़ में ये थी कि हम जो भी शादी यदि हम सोचते हैं, साथ में जीवन बिताने की सोचते हैं, तो वो हम घर को वालों को मना के ही हम शादी, उनकी मर्जी के साथ ही शादी करेंगे, और कोई हम जिंदगी में ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली और हमने बाहर भाग के शादी कर ली। नो, हम दोनों का यही था कि हम शादी करेंगे, घर वालों की मर्जी से करेंगे, और यही रीज़न था एक तरीके से कि
हमने उनको बार बार परसू किया। और मेरी शादी लेट हुई थी, ये रीज़न कि बस चलते हमारी शादी इसलिए लेट हुई थी क्योंकि शायद घर वालों ने माने फाइनली वो, लेकिन उन्होंने मानने में थोड़ी देरी कर दी थी। ओके सो ये सारे सिस्टम हो गए, आपने क्लियर कर लिया जो टेस्ट था। और हाउ वाज द फीलिंग व्हेन यू वेंट देयर एंड सेड कि ये ड्रेस पहन ली, रीजन में आई एम इन द ड्रेस नाउ व्हाट टू डू? यूनिफॉर्म। हाँ, यूनिफॉर्म। देखो, जब आप एकेडमी के अंदर आप ट्रेनिंग करते हो, शुरू में तो आप उसके अंदर वहाँ पे जाते हो एज अ सिविलियन। और जैसे मेरे वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे जो हमारे को ट्रेनिंग दे रहे थे, हमारे एक इंचार्ज थे, उनका एक बहुत फेमस वो था जिसको मैं आज भी याद करता हूँ। वो हमको यूँ बोलते थे, वो जोकिंगली बोलते थे, यू ब्लडी लेडीज, कि साला तुम कुछ नहीं हो। वो उनका एक मानना था कि हमने पिछले 20-25 साल के अंदर जो भी अपने समाज से लिया है, जो भी हमने सोसाइटी से जो एजुकेशन ली है, जो संस्कार लिए हैं, किस तरीके से हम चलते हैं, किस तरीके से हम खाना खाते हैं, किस तरीके से हम बातें करते हैं, वो सारे के सारे आपके मस्तिष्क पटल के अंदर लिखा हुआ है। उस तरीके से आप बिहेव करते हो। आज जब 1 साल आप इस ट्रेनिंग के अंदर रहोगे तो हमारा काम ये है कि उस सबको जो मिटा देना है। वाओ। और आप लोगों की कहानी हम एज अ फ्रेश लिखेंगे कि आप किस तरीके से कपड़े पहनो, यूनिफॉर्म पहनोगे, कपड़े पहनोगे, किस तरीके से आप बात करोगे, किस तरीके से आप खाना खाओगे टेबल पे। सो उनका काम वो था। एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो कि जब एक बंदा एकेडमी से पास आउट होता है और वो मार्केट के अंदर एक सिविल कपड़े पहन के भी चलता है तो आप उसको मेकआउट कर लेते हो, ही इज अ फौजी। दैट इज अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस उन्होंने हमारे में क्रिएट किया। डेफिनेटली एकेडमी में जब रगड़ा पट्टी होती है और जब आपकी फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म सिल के आती है और जब आप उसको पहनते हो तो आप बहुत प्राउड महसूस करते हो। लेकिन एक बात ये भी है, आप एकेडमी की 4 दीवार के अंदर घिरे हुए हो, आपको देखने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। एकेडमी वहीं देखते हैं। बाहर जाना हमारे को अलाउड नहीं है। 3 महीने तक तो हमारे को बाहर जाना बिल्कुल बैन था। उसके बाद में हमारे को केवल शाम को जब रोल कॉल होता था, जब हम होते थे, तो ये होता था कि 1 घंटे का आउट पास मिल गया। और उस आउट पास के अंदर भी हमारे लिए ये था कि आप प्रॉपर्ली कपड़े पहनोगे, टाई पहनोगे, तब आप बाहर जाओगे। मतलब यू कैन नॉट प्रॉपर्ली शू, चप्पल में स्पोर्ट शूज लोअर पहन के चले गए। नो, दैट वाज नॉट एट ऑल अलाउड। हम प्रॉपर्ली पहनते थे और जाते थे। 1 घंटे के लिए आउट पास मिलता था, वापस आते थे। उस 1 घंटे के अंदर हम फोन पे बात कर लें, खा पी लें, जो भी है। तो बाहर माउंट आबू में हमारी ट्रेनिंग हुई थी। लेकिन ये जरूर मैं था कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था जब मेरा पास आउट हुआ और मैं वापस कोटा आया अपने घर में। तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड, जो मेरी वाइफ है आज टाइम, उसको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मेरे को मिलना है आपसे। और मैंने उनको बुलाया एक रेस्टोरेंट के अंदर। तो फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिलने गया था, क्या पास आउट होने गया था, मैं यूनिफॉर्म पहन के मिलने गया था। फर्स्ट जो वो थी वो यूनिफॉर्म मैं उसको दिखाना चाहता था, ये जो तारे हैं ये मैंने अर्न किए तेरे लिए। दैट वाज अ लव स्टोरी। दैट वाज रियली प्राउड ऑफ माय यूनिफॉर्म। यस। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आपसे करूंगा कि जब भी कोई आर्मी में जाना चाहता है या सीआरपीएफ किसी फोर्सेस में जाना चाहता है, डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं। कोई जॉब मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए इसलिए जाना चाहता है, कोई किसी और वजह से जाना चाहता है। देशभक्ति वहाँ पहुँचने के बाद आती है या फिर ओनली बैटल में हमें वो फील होती है कि नहीं अब तो देश ही है, बाकी कुछ नहीं है? निवेद, मैं इसके अंदर ये कह सकता हूँ, मेरे बैच के अंदर 62 ऑफिसर्स थे, जिसमें 3 लेडी ऑफिसर्स थी। उसके अंदर जो ऑफिसर्स आए थे अलग अलग स्टेट से आए थे, अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, अलग अलग सोसाइटीज को रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे उसके अंदर, उन लोगों में जज्बा बहुत ज्यादा था। और वो दिखता था, उनके एक्शंस के अंदर वो चीज दिखाई देती थी कि दे आर बॉर्न फौजी। कुछ लोग ऐसे थे कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल नौकरी करने आए थे।
कि नौकरी मिल गई, अरे यार ठीक है, अब शादी वादी होगी, घर बसाएंगे, बस अपनी जिंदगी यापन करेंगे। सो मैं ये कहना चाहता हूँ उसके अंदर जो ये जज्बा है देशभक्ति का, जिसके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है उस चीज के लिए, फौजी बनने का एक एप्टीट्यूड होता है। ओके। और जब देयर इज अ वेरी कॉमनली थिंग व्हिच इज बीन सेड, कहीं भी कोई हादसा होता है, कहीं आग लग गई, कोई बात हो गई, एक जनरल पब्लिक का रिएक्शन होता है यहाँ से भागो, होता है ना? बिल्कुल। लेकिन फौजी का रिएक्शन होता है यूनिफॉर्म का कि वो उस तरफ भागता है जहाँ खतरा होता है। वाह। तो हमारा वो जो जज्बा होता है ना कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, मैं वहाँ जाऊंगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, वो चीज आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। और जो इनबिल्ट क्वालिटीज होती है आपकी, जो आपके घर और खानदान वगैरह से मिली है, वो चीज होती है। मैं ये भी मैंने पहले भी बोला था कि ये हर चीज में नहीं होता है। अब यदि आप बोलो कि 100 लोगों को, यदि 62 ऑफिसर्स को मेरे को निकाल के देखूँ तो मेरे को लगता है कि 62 में से मैं मोटा मोटा ही निकाल लूंगा, 15 ऑफिसर ऐसे होंगे जिसके अंदर वो जज्बा था, बाकी लोग नौकरी करने आए थे। और कहीं ना कहीं उन्हें मेंटेन करना। और दूसरी बात ये है कि जो आपको ट्रेनिंग मिलती है वो आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर इनबिल्ड करती है कि मैं उस सिचुएशन को डील कर सकता हूँ। ओके। जब वो चीज जानता है कि मैं इस सिचुएशन मैं ट्रेन सोल्जर हूँ, मैं वॉरियर हूँ, मैं उस सिचुएशन को डील कर सकता हूँ, तो वो उसके बाद में सोचता है कि यस मैं घुसूंगा वहाँ, उस चीज को सॉर्ट आउट करूंगा। एंड दैट वाज द रीजन। अब आगे मैं जानता हूँ कि आप लोग वो भी क्वेश्चन पूछोगे मेरे से कि जब मैंने मल्टीपल ऑपरेशंस अपनी लाइफ के अंदर किए हैं, और कई बार ऐसा भी होता होगा थे, कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो सामने देखेंगे कि यार ये हो रहा है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। एक तो ये वो सोचता है, दिमाग में ख्याल आता है यार छोड़ो ना यार, अंदर जाऊंगा कुछ हो जाएगा, तो वो उसको अवॉइड करेगा कुछ ना कुछ रीजन देके। एक अफसर जो होगा जिसके अंदर ये जज्बा होगा कि मेरे को करना है, अपने देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है, तो वो उसके अंदर घुसेगा। भले उसको वो उस टाइम पे उसको अपनी जान की परवाह नहीं रहती, वो जाता है और अपना काम करता है। और असम में जो भी मतलब एक सीआरपीएफ के अंदर ये है सिस्टम की, जब भी कोई नया ऑफिसर आता है तो 1 महीने उसको हेडक्वार्टर में रखते हैं, चीज़ें सिखाते हैं उसको एज अ ट्रेनी की तरह। तो मैं हेडक्वार्टर में था असम के अंदर, जो मेरे को काम बता देता है, मैं सबसे तुच्छ ऑफिसर था होता था उस टाइम पे, जो ट्रेनिंग ऑफिसर, उसको हर काम दिया जाता है, एक निम्न से निम्न काम ये दिया जाता है उसको। कई बार तो ये भी बोलता है एक संतरी की जगह आप मोर्चे में खड़े हो जाओ, संतरी मोर्चे में ड्यूटी कैसे करता है ये आपको देखना है, ये महसूस करना है आपको। तो मैं वहाँ हेडक्वार्टर में था, मेरे को करीब हो गए थे 20-25 दिन वहाँ पे। तो एक दिन जो मेरा सीनियर थे वहाँ पे ऑफिसर, उन्होंने मेरे को दोपहर में बोला कि चेतन शाम को एक ऑपरेशन है, चलना है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि ऑपरेशन है, मैं इसी के लिए नौकरी में आया हूँ, तो आज कुछ एक्शन देखने का मिलेगा। तो मैं थोड़ा बहुत पूछा, ज़्यादा उन्होंने बताया भी नहीं। तो शाम को करीब 6 बजे के आसपास हम गाड़ी में बैठे, और हमारे को ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था, शहर में जाके एक घर के अंदर गए, और वहाँ हमारे को एक बंदा मिला, और वो कोई एक्शन नहीं हुआ उसके अंदर। हम गए और वहाँ जाके हमने रेड डाली, और वो बंदा मिल गया, और हम उसको उठाया, गाड़ी में बिठाया और वापस हेडक्वार्टर लिया है। तो पहली बात तो मेरे को डिसअपॉइंट हुआ ना यार, कोई गोली वोली नहीं चली, कुछ भी नहीं चला। And you were ready for it. You were ready for it. मैं मूवीज में आपने यही देखते हो ना, एक्शन होना है, ऑपरेशन करना है, धाएं होगी, सब कुछ होगा। नो नथिंग ऐसा थिंग हैपेंड, उसको उठ लेके आ गए। वहाँ कोई आदिवासी ग्रुप था, उसका वो मैं काम करता था, उसने कुछ वहाँ पे लोकल कुछ क्रिमिनल केसेस भी थे उसके, तो उसको बुलाया उन्होंने ऑफिसर ने उसको अपने ऑफिस में बिठा लिया, और उसको बिठा के पूछताछ करने लगे। और मैं बगल में बैठा था, मेरे को बगल में इसलिए बिठा रखा था कि वो मेरे को सिखाना चाहते हैं इसके बारे में कि पूछताछ कैसे करते हैं, सब कुछ इंटरोगेशन कैसे होता है। और इंटरोगेशन में बहुत सारी बातें भी होती है, थोड़ा सा प्यार से भी पूछा जाता है, थोड़ा मतलब गर्म भी करते हैं। गर्म करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उसको तकलीफ भी देते हैं कि जब तक वो बोलेगा नहीं। पूछताछ करने लगे उससे। लड़का जो था वो जिसका इंटरोगेशन हो रहा था 20-21 साल का था। अब वो कुछ भी नहीं बता रहा था, वो जो पूछ रहे थे कहाँ का रहने वाला है, क्या है, वो सब कुछ नॉर्मल बता दे,
लेकिन जब आप वो कोई कोर क्वेश्चन पूछोगे, जो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछोगे उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके आराम होता है मैं जानता ही नहीं हूँ, जानू ना करके बोलता था, जानू ना। हाँ, लोकल लैंग्वेज में, असमी में। अब उन्होंने थोड़ा सा उसको गर्म भी किया। अब मेरे साथ ये पहला था, तो मैं जब उसको थोड़ा सा मारपीट कर रहे थे तो मेरे को देखा नहीं जा रहा था मैंने, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो ये 7 बजे से लेके ये बात हो गई रात को 9 बज गए। 2 घंटे उस तक पूछताछ करी लेकिन कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि चेतन अब तुम पूछताछ करो। अब मेरे को कख नहीं मालूम वो किस ऑर्गेनाइजेशन का है, क्या इंसिडेंट पास है, मैं क्या पूछूंगा उससे। और जो उनसे मैंने सुना था, जो वो अभी तक तो बातचीत कर रहे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं रिपीट करके, वो उठ के थोड़ा चले गए बाहर। अच्छा, वो दोनों नहीं, वो चले गए, जो पूछताछ कर रहे थे वो थोड़ा देर बैठे और चले गए, वो थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहे थे। तो मैंने पूछताछ करी। वो जिस तरीके से मैं पूछताछ करता हूँ, आज मैं बैक में पलट के सोचता हूँ, तो मैंने कहा कि कितना बच्चा था मैं। आई वॉज रियली किड। मैं पूछ रहा, वो भी सोच रहा होगा यार कोई बच्चा मेरे से पूछताछ कर रहा है। मेरे दाढ़ी मूछें नहीं थी, आती थी यार उस टाइम पे। तो मैंने 10-15 मिनट जो भी मेरे समझ में आया मैंने पूछ लिया उससे। फिर मैं वो आया तो बोले क्या हुआ चेतन, कुछ बताया? सर कुछ नहीं बताया उसने। फिर ठीक है, बैठ गए वो। तो बोले कि वो अपने घंटी बजाए, अपने बार रनर को बुलाया, यार 2 पैक बना के लेके आओ। मैंने बोला उनको, मैंने कहा सर मैं तो नहीं पीऊंगा इस टाइम पे। बोले कि चुपचाप बैठ। 2 पैक लेके आए, 1 पैक तो खुद उठाया और 1 पैक दे दिया सामने वाले को, उसको मिलिटेंट को। सामने मिलिटेंट को 1 पैक दे दिया कि तो पी। उसने बोला पीता नहीं हूँ मैं। फिर 2 थप्पड़ मारे, बोले कि पीना पड़ेगा। उसको जबरदस्ती दारू पिलाई, खुद भी पी। फिर दोबारा उसको गर्म किया। गर्म करते करते रात को 11 बज गए। मैं थक गया था पूरी तरह। मेरे से बोले कि चेतन, मैंने कहा सर मैं थोड़ा सी देर में आता हूँ, बाथरूम जाता हूँ। मैं एक्चुअली सामने ही रूम था, वहाँ गया बिस्तर में, मैं बिस्तर पे ऐसे लेट गया। लेटते मेरे को नींद भी आ गई। रात को 1 बजे वो आए, 1 बजे तक उसका इंटरोगेशन चला। उस टाइम पे मैं था नहीं, मैं सो गया था। हाँ, कितने बजे से? शाम को 7 बजे से लेके रात को 1 बजे तक। वो रात को आए 1 बजे मेरे रूम में, दरवाजा खुला था, मैं बिस्तर में यूनिफॉर्म जूते पहन के ऐसे यूं उल्टा होके लेट गया था और मेरे को नींद आ गई थी। मेरे को जगह चेतन जूते वूते खोल ले, यूनिफॉर्म खेल ले, आराम से सो जा। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये तो बहुत ही फनी था। लेकिन इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ निवेद, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके 2 महीने के बाद में जब मैं किसी टेररिस्ट को पकड़ता था, जब मैं उसका इंटेरोगेशन करता था, और डेफिनेटली मैं थोड़ा से हार्ड वे भी यूज करते हैं, जब मैं यूज करता था तो मेरे जवान मेरे को आके बोलते थे कि सर इतना ज्यादा मत मारो, मर जाएगा। दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल बॉय इनटू द ऑफिसर। सो दैट वाज द डिफरेंस। एक जिसमें गोलियां चली थी, वो वाला एक्सपीरियंस क्या था फर्स्ट टाइम पे गोलियां चली थी? दैट वाज सेम प्लेस, सेम एरिया। मेरी कंपनी बहुत रिमोट में थी वहाँ पे, और वहाँ पे एनडीएपी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का एक एनडीएपी ऑर्गेनाइजेशन होती थी बोडो की। उनका वहाँ बहुत दबदबा था, वहाँ आतंक था उनका। तो हम उनके अगेंस्ट में, उल्फा के अगेंस्ट में और एनडीएपी के अगेंस्ट के अंदर वहाँ ऑपरेशंस करते थे। तो एक दिन सुबह मैं गया, निकला पेट्रोल के साथ में, पेट्रोल पैदल जाते थे हम, मेरे साथ में करीब 15 लड़के थे। मैं निकला और सुबह निकल गए थे हम करीब 6 बजे के आसपास। चलते रहे 10 बजे के आसपास हम जा रहे थे। हम नॉर्मली एक ही लाइन के अंदर, हम सिंगल लाइन फॉर्मेशन के अंदर जा रहे थे। तो देखा हमने, हमारे को देख के 2 लड़के, एक नहर थी वहां पे टाइप में थी, एक पॉन्ड था, सॉरी, वहां से लड़के हमको देख के भागे 2। एक अलग डायरेक्शन में भागा, एक अलग डायरेक्शन में भागा। तो आधी पार्टी मैंने इधर भगा दी, आधी पार्टी मैंने इधर भगा दी। तो जिस पार्टी में जब मैं जा रहा था तो उसके पास वेपन था, दूसरे के पास नहीं था।
ओके। जिसके पास वेपन नहीं था वो भाग गया और इसके पीछे हम भागे तो उसने पलट के हमारे को फायर किया। तो फिर हमने फायर किया तो हमने फायर बैक किया उसके ऊपर। उसने डायरेक्टली आप ही को किया कि ऊपर? नहीं, हमारे को भागते भागते पीछे फायर किया। वो तो एमलेस फायर होता है, किसी को गोली वोली नहीं लगी और हमने ही फायर किया, उसको भी नहीं लगी। लेकिन आगे हमने उसको घेर के पकड़ लिया था। ओके। पकड़ लिया था और उसे रिवॉल्वर भी, उसको कंट्री मेड टाइप की पिस्टल थी उसकी, वो हमने रिकवर करी और उसके बाद में फिर उसको जमा कर दिया। दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर। ओके। या ओके, नाउ वी कम इनटू द मेन थिंग। क्योंकि ह्यूमन जो नॉर्मल थिंकिंग होती है ना, उससे बहुत बड़ी थिंकिंग चाहिए जब शरीर में इतनी सारी बुलेट हों। कई लोग तो जिंदगी छोड़ने की वो कर लेते हैं कि इस पेन से ज़्यादा अच्छा है कि चलो लेट बी रिलैक्स्ड, यू नो। बट बहुत सारी अंदर से थिंकिंग रही होंगी। पहले शुरू करते हैं, जैसे मॉर्निंग में क्या स्केड्यूल था, देन हाउ डिड यू गो आउट, फिर कैसे कैसे सिस्टम जो हमारा ये हादसा हुआ 9 उसका, हाँ जो मेन सो दैट इज आल्सो वेरी वेरी इवेंटफुल डे इंसिडेंट फॉर मी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा शुरू से बताऊंगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिल्ली में पोस्टेड था एंड इन अक्टूबर 2016 आई गॉट प्रमोटेड एज अ कमांडेंट। Okay. मैं कमांडेंट के पोस्ट पे मैं प्रमोट हो गया। मेरे को 45 बटालियन कश्मीर के अंदर, कश्मीर में बांदीपुरा इलाका के अंदर वो तैनात थी, वहाँ पे मेरे को उसका कमांड दिया गया। okay. तो बिकॉज मिड ऑफ सीजन के अंदर मेरे को प्रमोशन हुआ था, तो मेरी फैमिली दिल्ली में थी, तो हमने ये डिसाइड किया फैमिली यहीं रुकेगी, मैं चला जाता हूँ, बाद में मैं फैमिली को कॉल कर लूँगा। मैंने कमांड ले लिया और नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने के अंदर हमने 7-8 मिलिटेंट वहाँ पे कैप्चर कर लिए थे या मार दिए थे। सो आई वाज वेरी एक्टिव देयर, जो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी टाइप की है। तो और वो एरिया था पूरा लश्कर-ए-तोयबा का। ओके। और मेरे कैंप से 7-8 किलोमीटर दूर एक हाजिन करके टाउन होता था। ओके। तो वहाँ पे इनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी थी। तो 13 फरवरी 2017 की बात है ये। सिविल पुलिस के पास में खबर आई, हमारे पास नहीं आई, सिविल पुलिस के पास में खबर आई कि हाजिन एरिया के, हाजिन कस्बे के पारे मोहल्ले के अंदर एक घर के अंदर रात को मिलिटेंट आएंगे, रुकेंगे, सुबह तक रुकेंगे और जाएंगे। ओके। ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन थी, घर भी कंफर्म था, सब कुछ कंफर्म था। ओके। तो उन्होंने एसपी बांदीपुरा ने ये इन्फॉर्मेशन 13 RR के साथ, जो वहाँ की राष्ट्रीय राइफल के साथ में शेयर करी और सीआरपीएफ के साथ शेयर करी कि वहाँ पे सीआरपीएफ, आर्मी और सीआरपीएफ का कंबाइंड ऑपरेशन होगा। ओके। नाउ द फनी स्टोरी इज दैट नॉर्मली मैं ये चीज़ें जब भी मैं ऑपरेशंस पे जाता हूँ तो मैं अपने घर पे बताता नहीं था, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है ऑब्वियसली। तो लेकिन उस दिन मैंने रात को सोने से पहले हमेशा मैं फ़ोन करता था घर पे, जस्ट नॉर्मल फ़ोन। पता नहीं उस दिन में मेरे रात को मेरे मन में क्या आया, मैंने वाइफ को फ़ोन किया, मैंने कहा बात हुई थोड़ी बहुत, फिर मैंने बोला कि विश मी गुड लक, इन द मॉर्निंग आई एम गोइंग फॉर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। एंड माई वाइफ वॉज साइलेंट, शी डिडंट से एनीथिंग। तो मैंने क्या हुआ, बोले कि चेतन अब तो तुम कमांडेंट बन गए हो, अब बंदरों की तरह क्यों जम मारते हो, why you are going, you have so many officers under you, they will conduct the operation, why you are going? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आई एम अ कमांडेंट ऑफ द बटालियन, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तलवार लेके बंदूक लेके सबसे आगे भागूंगा। आई एम अ किंग, आई एम अ काइंड ऑफ किंग, मैं रहूंगा वहाँ, मैं जस्ट इंश्योर दैट एवरीथिंग विल गो फाइन। ऑपरेशन जो अंदर जाएंगे, जो कुछ करेंगे, मेरे नीचे सिपाही करेंगे और मेरे जो जूनियर ऑफिसर्स है वो करेंगे। बट शी वॉज नॉट हैप्पी एंड शी पुट द फोन डाउन। और मैंने फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद में मुझे सुबह 5 बजे वहाँ पे मेरा जाना था, मैं सुबह सुबह निकल गया, अपना पूरा बुलेट प्रूफ वगैरह, बीपी हेलमेट वगैरह सब पहन के। जब वहाँ पे हम रेड कॉर्डन डाल रहे थे उस घर के अंदर, RR और CRPF, उस टाइम पे मिलिटेंट्स को मालूम पड़ गया कि फौज आ गई है। और उनका मिलिटेंट्स का पहला काम होता है कि मतलब कि किसी भी तरह से इस घेराव को तोड़ के भागो, नहीं तो हम मरना, मतलब नहीं तो ये मार देंगे हमारे को। उन्होंने जब गोली फायरिंग करी तो दैट वाज वेरी ब्रूटल, बहुत भारी गोलाबारी चल रही थी और
5 बजे का वक्त था, उजाला भी नहीं था, फर्स्ट लाइट्स हो रही थी, अब दोनों गलियां दोनों तरफ से चल रही थी। लेकिन इसके अंदर ये था कि फर्स्ट बस उन्होंने मारा जिस टाइम पे हम एक्टिव नहीं थे, मतलब उस तरीके से हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि फायर आएगा। उस टाइम पे आरआर के 5-6 बंदों को गोली लग गई, जिसमें 2-3 मर गए, 3 डाइड ऑल्सो। उनके ऑफिसर को भी पेट में गोली लगी, ही वॉज ऑल्सो डाउन। अब वहाँ मैं सीनियर मोस्ट अफसर था, मेरी सिचुएशन ये थी कि एक तो वहाँ पे घुसो और जो इंजर्ड हैं उनको इवैक्यूएशन करो, और जो कॉर्डन में जो गैप्स रहे हैं उनको करके और असॉल्ट करना था। सो उस टाइम पे मैं घुसा अंदर अपने बंदों के साथ में। जब घुसा तो आई वाज इन द फ्रंट। हाउ मेनी वर देयर विद यू? अब इतनी गिनती तो अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन थे सफिशिएंट, मेरी क्यूरिटी थी। फ्रंट में मैं था। जैसे मैं अंदर घुसा, व्हाट आई सी, एक घर के अंदर से एक मिलिटेंट कूदा भागने की कोशिश करने के लिए। मेरा उसका आमना सामना हो गया। मेरे उसके बीच में 20-25 फीट का गैप था। और हमारे बीच में कुछ भी नहीं था, ना पेड़ था, ना पत्थर था, ना कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी के पीछे छुप के उसके ऊपर फायर करूं या वो। उसने मेरे पे फायर किया, मैंने उस पर फायर किया, 1 to 1 हमारे ड्यूल हो गया। उसके पास भी AK-47 थी, मेरे पास भी AK-47 थी। लेकिन दोनों में फ़र्क ये था कि मैंने बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, BP हेलमेट पहना हुआ था, पटका पहना हुआ था, और वो एक एज अ मिलिटेंट था, कुछ नहीं था। उसने पूरी अपनी मैगजीन मेरे पे खाली कर दी, मैंने अपनी खाली कर दी। वो भी गिर गया, मैं भी गिर गया। मेरे को शरीर में 9 गोलियां लगी। उसके अलावा 15 गोलियां मेरे बुलेट प्रूफ और हेलमेट पे थी। जो मेरा बुलेट प्रूफ था वो मेरा लाइफ सेवर था, क्योंकि यदि जो भी आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट होती है, लंग्स होते हैं, ये सब कुछ होता है, ये सारा ब्लड प्रूफ यहाँ आके खत्म हो जाता है। उसके नीचे यहाँ पे मेरे को एक गोली लगी थी यहाँ पे। ओके। तो वो भी गिरा, मैं भी गिरा। ना तो बेस्ट पार्ट क्या था वहाँ पे उस चीज के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर एंड आई एम टॉकिंग टू यू, कि जब उन पे गोली चली थी, जब फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था, जब फौजी इंजर्ड हुए थे, उस टाइम पे इमीडिएटली श्रीनगर हेडक्वार्टर में खबर भेज दी गई थी कि यहाँ कैजुअलिटीज हुई है, हमें टोटल मेडिकल इवैक्यूएशन चाहिए। जब मेरे को गोली लगी उस टाइम उनका चॉपर ऑलरेडी हवा में था। तो मेरे को इतना टाइम मिल गया, जब मैं हवा में था, कि मैं गिरा, और मेरे को तुरंत थोड़ी देर बाद में, कुछ मिनटों के बाद में, मेरे को इवैक्यूएट करके आर्मी की बेस हॉस्पिटल है बदामी बाग कैंप में, कश्मीर में, वहाँ पे मेरे को ले गया गया। मेरा फर्स्ट ऑपरेशंस वगैरह जो भी हुए थे वहाँ पे हुए थे वो। और वो दैट वाज अ लाइफ सेविंग। वहाँ ये बोला जाता है बदामी के बाग कैंप के जो बेस हॉस्पिटल है, हो सकता है कि वहाँ पे आप जुकाम के लिए जाओगे, आपका जुकाम ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप वो गोली लगेगी ना, दे विल हैव अ बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। Wow. So that was a thing, and because of that, you know, I'll tell you one thing. मेरे को गोली लगी, और जब मेरे को यहाँ पे एम्स के अंदर लेके आए, और मेरे फादर इन लॉ जो है, ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। जब उनको मालूम पड़ा, वो भी दौड़े दौड़े भाग के आए यहाँ पे। एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग टू माय वाइफ कि चेतन, उमा एक बार बताओ कि चेतन को जब गोली लगी थी तो सबसे पहले उसको कहाँ लेके गए थे? तो उसने बोला कि उनको बदामी बाग कैंप के अंदर मिलिट्री बेस हॉस्पिटल में लेके गए। तो हिज फर्स्ट रिएक्शन वाज, थैंक गॉड, ही विल बी सेव्ड। सो ही अंडरस्टूड, ही नोज द कैपेबिलिटी जो थी उन डॉक्टर्स की, वो बहुत हाई क्वालिटी थी। और ये भी था, जब मेरे को यहाँ पे एम्स ट्रॉमा सेंटर में लेके आए, जब मेरे को डॉक्टर्स ने देखा कि मेरी इंजरीज क्या क्या है, मेरा फर्स्ट एड क्या क्या हुआ है, तो दे रियली अप्रिशिएटेड कि जो पहला ऑपरेशन के ऊपर क्या है, दे वर डेफिनेटली अ वेरी वेरी केपेबल डॉक्टर्स जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है। बहुत अच्छे से काम किया था उन्होंने। ऐसे गॉड ग्रेस के राइट टाइम पे राइट चीजें होती चली गई। लेकिन ये जो मेरे पेट में गोली लगी थी, ये बड़ी फनी थी। ये गोली लगी, मेरे इंटेस्टाइन पंचर हो गई। ओके, ठीक है। अब जब ऐसी सिचुएशन के अंदर हो गई इंटेस्टाइन पंचर, और जो उन्होंने किया, उन्होंने वो बनाया उसको, मेरा यहाँ पे एक पाउच लगता था
अच्छा, तो मेरी जितनी भी शिट थी वो उसमें जाती थी। ओके। मैं शिट ऐसे नहीं करता था, वो इसको अंदर जाती थी, फिर इसको एक टाइम के बाद में खाली करते थे, और इसमें कब जा रहा है क्या कर रहा है वो सब कुछ इसमें होता था। वो उसको मैंने करीब 4-5 महीने तक मैंने उसको पहन के रखा था यहाँ पे। उसके बाद में फिर एक दिन निकाला, फिर ऑपरेशन करके सील किया था मेरा। कई बार ऐसा भी होता था यार निवेद कि उसके अंदर जब मेरा वेस्ट जाता था तो नॉर्मली आप जब फ्रेश होने जाते हो मॉर्निंग के अंदर तो आपको मालूम होता है प्रेशर बन रहा है, उसमें प्रेशर नहीं बनता था, ऑटोमेटिकली चलती जाती रहती थी। कई बार तो इतनी बढ़ जाती थी फूट जाती थी वो, और आप बैठे हो यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठे हो, मालूम पड़ा है बदबू आ रही है, अरे क्या वो फूट गई या पूरी शिट हो रही है। ये ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हुआ है। When that ऑपरेशन, जब वो ऑपरेशन हुआ, जब इसको हटाया तो मेरे को बड़ा रिलीफ मिला, अरे यार ये फाइनली इट इज ओवर नाउ। सच चल रहा है। ओके, थोड़ा सा इसमें और डीपली जाते हैं। जब पहली गोली लगती है ऑब्वियसली उस टाइम तो बहुत हाइपर होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डीपली सोच नहीं सकते हैं, बट पहली गोली लगी तब कुछ ऐसा था कि हाँ मुझे गोली लग गई? निवेद बात ये है, जब हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर होते हो, आप फायर करते हो और आपके पास गोली लगती है, डेफिनेटली बॉडी अब रिस्पॉन्ड करती है। ओके। जब आपको कहीं भी कोई मच्छर भी काटता है तो बॉडी बोलती है ना कि यहाँ मच्छर ने, किसी ने कुछ सुई चुभाई है, तो गोली लगती है, आपको लगता है गोली लगी है। लेकिन तो हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर ये होता है कि आप उस टाइम पे आपका एम कुछ और होता है। यू कीप ऑन फायरिंग सो दैट जो आपका जो वो है, आपका जो टारगेट है, आप उसको फुलफिल करना, उसको ख़त्म करना चाहते हो उसके अंदर। या डेफिनेटली मेरे को खुद नहीं मालूम कि उस टाइम पे क्या हुआ था, लेकिन ये है कि जो उन्होंने मेरे को इवैक्यूएट किया था, दे वर सेइंग कि सर डेफिनेटली यू वर इन द लॉट ऑफ पेन दैट टाइम, जब मेरे को हॉस्पिटल में लेट किया। उसके बाद में फिर मैं सिंक कर गया, आई वाज यू नो। सो दिस हैपेंड नाउ। आप चले गए, ऑब्वियसली बेहोश थे, कुछ पता नहीं होगा क्या हुआ कैसे हुआ, उस टाइम पे कुछ था आपको होश? बिल्कुल भी मेरे को कुछ भी याद नहीं। मेरे को उसके बाद में जो भी याद है 40 दिन के बाद का याद है। मैं आई वाज इन द कोमा फॉर 40 days। 40 days nothing, no memory, I have no memory, nothing। कहाँ गोली लगी थी? 2 हेड में? नहीं, मेरे को चलो ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। एक गोली मेरे यहाँ हेलमेट पे लगी थी, ये आपको बम दिख रहा होगा यहाँ पे। ये मैंने बीपी हेलमेट, पटका बोलते हैं उसको, बीपी पटका पहना हुआ था। तो बीपी पटके में गोली लगी, आयरन की उसकी प्लेट होती है वहाँ पे लगी, वो मुड़ी। ओके। तो गोली अंदर घुसी नहीं, लेकिन वो मुड़ी, तो यहाँ पे मेरे को ये बम्प आया, मेरे यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया था स्कल के अंदर। ओके। वहाँ ग्रेनेड फूटे थे, ग्रेनेड का एक स्प्लिंटर लगा मेरी आँख, आई लॉस्ट माय आई इन दैट। ओके। आँख पे वो हेलमेट का वो हिस्सा होगा, वो कांच वाला? नहीं, हेलमेट में उसमें कांच नहीं होता है। अच्छा, वो वाला जाली, वो कांच नहीं होता है, बस उसके अंदर ये होती है। तो फिर मेरे चेस्ट में लगी, जो मेरे को पेनिट्रेट नहीं किया, मेरे दोनों हाथों में लगी। ओके। इसकी तो मेरी एल्बो क्रश हो गई थी। ओके। तो क्योंकि ये फटा था, ये गोली लगी थी, एक पेट में लगी तो, और एक मेरे हिप में लगी, जो मेरे यहाँ तक। वो गोली अभी भी अंदर है। ऐसा क्यों? वो ऐसा कि वो जब मेरे को हॉस्पिटल में लेके आए थे तो आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप। मैं बहुत बुरी हालत थी मेरी। तो उन्होंने मेरे को पहले वो किया, जब उन्होंने सब कुछ एक्सरे वगैरह किया, देखा था कि अंदर कहाँ गोली हो रही है, तो गोली थी वो अंदर। तो इतना मेरा बॉडी वुंडेड हो चुका था, छलनी हो चुका था। तो बोला था कि इतना डैमेज हो चुका है, यदि एक और चीरा लगा के उसको गोली को निकालेंगे तो वो दैट विल नॉट बी करेक्ट, और वो गोली अंदर कोई नुकसान नहीं करेगी। जब फ्यूचर के अंदर जरूरत होगी तब निकाल लेंगे। तो वो आज भी है। और जब एयरपोर्ट पे जाता हूँ टूटू करती है वो। सीरियसली? ऑब्वियसली सीरियसली करती है। शुरू में जब मैं एयरपोर्ट वगैरह जाता था फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो वो करती थी वहां पे। लेकिन वो लोग, अरे आप तो चेतन चीता है ना, आप जाइए। मतलब उन्हें बताने की जरूरत ऑब्वियसली नहीं ना। आजकल कई बार होता है तो बता देता हूँ मैं कि मेरे वो अंदर है, मेरे गोली है और उसके कारण है। और मैंने कहा वो लाइव एम्युनिशन नहीं है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एयरपोर्ट पे तो सीआरपीएफ ही होती है? ना सीएसएफ होती है। हाँ, सीएसएफ, यस। ओके, सो आफ्टर 40 days आपकी आँख खुली, क्या फील कर रहे थे आप उस टाइम पे? दैट इज अनदर स्टोरी कि 40 days के बाद जब मेरी आँख खुली
तो जो मेरे सर में गोली लगी थी इसका डैमेज ये हुआ था कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुका था। तो जब मैं आँख खुली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया, और मेरे पूरी बॉडी के अंदर मेरे पट्टियाँ बंधी हुई थी, मेरी आँख के अंदर बंधी हुई थी, हाथ में पूरी ये बंधी हुई थी। मैंने अपने आप को देखा धीरे से, तो मेरे को समझ में नहीं आया मैं यहाँ क्यों हूँ। एंड मेरे बगल में मेरी वाइफ बैठी थी, मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था, एक दो मेरे ब्रदर भी थे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेरी वाइफ के लिए ये था कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तो वो चुप हो गए बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर ने उनको पहले बोला था कि इसके सर में गोली लगी है, देयर माइट बी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि उसका नुकसान क्या हुआ है। तो अभी जब तक होश नहीं आएगा तब तक हमें कुछ नहीं बता पाएंगे आपको। तो दे वर चुप। अब उनको समझ में नहीं आया कि ये कौन है। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा कि चेतन आपको मालूम है कि मैं कौन हूँ? मैंने कहा आप उमा हो, मेरी वाइफ हो। कहते ये कौन है? ये शिव शक्ति मेरा फ्रेंड है या मेरा ब्रदर है। तो दे वर रिलीव्ड कि इसको याद है, ये है। फिर उन्होंने मेरे को स्टोरी बताया था ना, आपका इनकाउंटर हुआ था मिलिटेंट के साथ में, आपको गोलियां लगी थी यहाँ पे। तो उस टाइम में मेरे को कुछ भी याद नहीं था। वो धीरे धीरे मेरे को फ्लैशबैक आते हैं उस चीज के। जो कहानी मैंने आपको बोली कईयों से सुनी है, कहीं तो उस तरीके से आते हैं मेरे को। सो दैट वाज द थिंग। सो आई आफ्टर दैट I was in the recovery mode. Almost 2 months I was in the hospital on the recovery. Then after I was discharged. और मैंने करीब 1 साल बाद में मैंने वापस ड्यूटी ज्वाइन करी थी। Okay. Was there any pressure to join or? No. It was ये प्रेशर कुछ नहीं था। Okay. मेरे हिसाब से तो मैं 1-2 महीने पहले भी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन एक यूनिफॉर्म ऑफिसर के लिए होता है यार, बस हो गया, डन, बहुत आराम हो गया, अब जाले जाता। तो करके वाइफ ने मना भी किया था मेरे को, चेतन अभी रुक जाओ ना, ऐसी क्या चलते हैं। मैंने कहा यार मेरे को जाना है। देन आई वेंट। एक्चुअली यूनिफॉर्म से एक प्यार अलग ही होता है, मैंने देखा है जितने भी लोग होता है, बहुत होता है। एंड यू नो दिस थिंग आल्सो, I was 76 kg weight when I was injured. Okay. And because of the injury I was totally on the fluids. और जब मेरे को होश आया, जब मैं वहाँ डिस्चार्ज हुआ था, उस टाइम में मेरा वेट था 60 kg. So I lost almost 16 kg of the weight in the hospital. in 2 महीना के अंदर 16 kg मेरा वजन कम हो गया था। और ये था क्योंकि हॉस्पिटल है एंड इट इज़ वेरी, वहाँ पे बहुत हर टाइप के मरीज आते हैं, सब कुछ होता है। तो बच्चे वगैरह जो होते हैं उनको हॉस्पिटल नहीं लेके आने के लिए मना होता है एक तरह से। जब व्हेन आई वाज डिस्चार्ज एंड फ्रॉम द आईसीयू एंड आई वाज इन द वार्ड, आईसीयू वार्ड में था, तो एक दिन मेरे को बोला गया, मेरे डिस्चार्ज होने से 1 वीक पहले की बात है ये, कि आज बच्चे तुमसे मिलने के लिए आएंगे। एंड आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। एंड आई वाज वेटिंग, कब आएंगे। दिन में करीब आए, वो 12 बजे के आसपास आए। एंड मैं लेटा हुआ था, वहाँ 6 बेड थे, 6 पेशेंट्स थे। और मैं जिस जगह लेटा हुआ था तो वो सामने ही दरवाजा था। तो आई कैन सी माई डॉटर इज कमिंग इन द फर्स्ट। बाद में मेरा बेटा अंदर घुसा एंड दोनों बड़े डरते अंदर आए। एंड देखते देखते कहाँ है, और मेरे बेड के बगल में आके खड़ी हो गई वो मेरी डॉटर। और वो मेरे को पहचान नहीं पाई। और मेरी मदर वाइफ से पूछती है कि मम्मा पापा कहाँ हैं? तो बोले कि बेटा आप जिस बैठे पर खड़े हैं पापा वही तो है। देन शी सॉ मी बिकॉज आई वाज सो मच ट्रांसफॉर्म्ड, पट्टियाँ थी, सब कुछ था, एंड आई वाज सो वीक। मैं एक तरह से स्केलेटन टाइप का हो गया था। तो वो धीरे आई, मेरे पास में आई, मेरे को देखा ऊपर से तक, और मेरे को हाथ नहीं लगे। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं पापा को कहीं हाथ लगा दूं तो पापा को चोट नहीं लग जाए। So we had a good time there. That was the thing. Emotional moment. Very emotional moment. 2 questions और हैं। एक तो जब कीर्ति चक्र मिला, जो अवार्ड मिला, how was the feeling? कीर्ति चक्र की मेरे को लगता है मेरे पास कहानियां बहुत हैं। Exactly, मुझे वही लग रहा है। So when my name was forwarded for the medal, so my department forwarded my medal, my nomination for the Ashoka Chakra. Okay.
and it was forwarded, and DG has personally called my wife and tell him कि हमने चेतन का नाम DG मेडल के अशोका चक्र के लिए फॉरवर्ड किया है, and hopefully he will should get it. We have, क्योंकि ये जो चक्र हैं, अशोका चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये आर्मी के मेडल्स हैं. तो ये होम मिनिस्ट्री से फिर डिफेंस मिनिस्ट्री में जाते हैं केसेस, और वो फाइनलाइज करते हैं. जब ठीक है, मेरे को बताया गया था कि आपका नाम अशोका चक्र के लिए गया हुआ है, तो मैंने कहा बस हैप्पी, ठीक है. बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मेरा नाम कीर्ति चक्र के लिए फाइनलाइज हो गया है, अनाउंसमेंट हो गया है. ओके. And I will get it from the President of India. President of India. तो जब मेरे को अनाउंसमेंट हुआ था, I was, you know, discouraged. Not because कि कीर्ति चक्र, मेरे को अशोका का मालूम था कि पीस टाइम में ये सबसे बड़ा अवार्ड है. It is equivalent to the परमवीर चक्र. ओके. ओके. पीस टाइम, इनके आर्मी के दो टाइप के अवार्ड होते हैं. एक तो वॉर टाइम अवार्ड्स होते हैं, एक पीस टाइम होते हैं. पीस टाइम में टॉप मोस्ट है अशोका चक्र, ओके, फिर कीर्ति चक्र, और फिर होता है शौर्य चक्र. ओके. ये प्रेसिडेंस होता है उसका. तो मेरे को अशोका का जरूर मालूम था, मेरे को कीर्ति और शौर्य का मुझे आइडिया नहीं था. मेरे को लगता था कि अशोका चक्र के नीचे शौर्य चक्र आता है. ओके. और मेरे को कीर्ति हो, मेरे को यार मेरे को नंबर 3 का मिला, मेरे को डिसअपॉइंटमेंट, एटलीस्ट शौर्य तो मिल जाता मेरे को. तो मैं 1 महीने तक ऐसे ही था कि यार नहीं, किसी को, मेरे को नहीं मालूम था, किसको और को क्या मालूम होगा. ये तो 1 महीने बाद में मुझे मालूम पड़ा कि यार कीर्ति चक्र तो नंबर 2 है. वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस बुलाया गया. वहाँ पे मेरे वाइफ गई थी, मेरे माय किड्स वर देयर, माय फादर इन लॉ वाज देयर. सो क्योंकि वहाँ एक लिमिटेड नंबर ऑफ पासेस मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी चला जाए. वहाँ गए, फिर वहाँ पे I was given the this कीर्ति चक्र by the President of India. और उसमें ये था कि मेरे साथ में गोली लगी थी, ये मैं इससे सलूट नहीं कर सकता, ये आप यहाँ आके रुक जाता है. तो मैं यूनिफॉर्म में गया था, मैंने प्रेसिडेंट को सलूट नहीं किया, मैं सीधा जाके खड़ा हो गया, उसने मेडल बनाया, थैंक यू सर, वापस करके आ गया. Must be thinking कि why not? नहीं थिंकिंग क्या, नहीं थिंकिंग, जो भी था मैंने नहीं किया. तो that was the catch. Thank you so much, चेतन सर. It's a beautiful talking to you. बहुत मजा आता है, और बाकी कहानियां तो बहुत लंबी है, मैं सुनता ही रहूँगा आपसे. But thank you so much for your time. और बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे लगता है कि लोगों को इससे सीखने को मिलेंगी, और these reels will go really viral. I hope so. Yeah. Thank you so much. Thank you.